आज धर्मशाला के अंदर दोनों टॉप की टीमों का मैच था। धर्मशाला के अंदर देखने में यही आ रहा था, सुनने में यही आ रहा था कि काफ़ी बॉल स्विंग होगी। वो नज़र भी आया। सिराज ने बॉलिंग की, बुमराह ने बॉलिंग की, शमी ने बॉलिंग की। तो आज इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। जब बॉलिंग का फैसला किया तो ऐसा लगा कि अंडर द लाइट चेज करना मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा, बल्ले के ऊपर बॉल नहीं आएगी, स्विंग होगी, पेस मिलेगी। लेकिन जब इंडिया न्यूजीलैंड ने बॉलिंग स्टार्ट की तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। ना ट्रेंट बोल्ट की कोई बॉल स्विंग हुई, ना हैमदी की कोई बॉल स्विंग हुई। सीधी सीधी बॉलें बैट के ऊपर आई। तो स्टार्ट से इनिंग का एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जब न्यूजीलैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, उनके 2 आउट हो चुके थे। उसके बाद जो इनिंग खेली डेल मिचेल ने और साथ रविंद्रा ने, यंग टैलेंट है, बहुत अच्छी इनिंग खेल रहा है। केन विलियमसन की कमी महसूस नहीं होने दे रहा टीम को। तो उन्होंने आज शानदार इनिंग खेली। उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए, 223 स्कोर तक उनकी पार्टनरशिप जा चुकी थी। उसके बाद जैसे ही रविंद्रा आउट हुए, उसके बाद बैक टू बैक विकेटें गिरती गई और प्रेशर आता गया न्यूजीलैंड के ऊपर। शमी ने इसके अंदर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। स्टार्ट के अंदर उसका रविंद्रा का कैच छूट गया था जनेजा से, जिसकी वजह से रविंद्रा ने काफ़ी अच्छा बैट किया और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल के ऊपर लगा दिया था। जब टोटल लग गया इतना, तो ऐसा लग रहा था कि आज का मैच इजीली न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी। क्योंकि हमने देखा होगा, बुमराह की बॉल देखी, सिराज की देखी, शमी की देखी, यॉर्कर मार रहे थे, उन्हें स्विंग मिल रही थी, पेस अच्छी आ रही थी, स्पिनर को काफ़ी हेल्प मिल गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि टारगेट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे ही इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, 2 कैचेस ड्रॉप हुए हिटमैन के। आपको पता है हिटमैन का कैच ड्रॉप करना कोई आसान मुश्किल है, मैच निकल जाता है हाथ से। उसके बाद उसने छक्के चौके लगाए और मैच एक तरफ से ले गए। स्टार्ट से ही उसने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया। ये नहीं कि पाकिस्तान की तरह अपने दायरे के अंदर चले गए टिप टिप टिप। हालांकि वो भी चाहते तो हिटमैन भी स्कोर इतना नहीं था, टिप टिप कर सकते थे, लेकिन उसने प्रेशर आने ही नहीं दिया अपनी टीम के ऊपर। और क्या शानदार उसने स्टार्ट दिया टीम को। उसके बाद सही अशर ने आके अंदर से बहुत अच्छी इनिंग खेली, तेज खेली इनिंग। ये नहीं कि आगे डोर खेली, उसने छोटा सा कैमियो खेला लेकिन बहुत अच्छा कैमियो खेला। उसके बाद आ जाती है बारी विराट कोहली किंग, जिसको आप एक दो 2 टके का प्लेयर विराट को बाबर आजम के साथ कंपेयर करते रहे आगे हम, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा भूल थी। क्योंकि हमने बाबर आजम को खेलते देखा था छोटी टीमों के खिलाफ, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड की ई टीम जा रही है, इंग्लैंड की सी टीम आ रही है। होम ग्राउंड के अंदर बाबर बैक टू बैक 100 मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है बाबर आजम का। लेकिन हमें ये नहीं था देखा कि ना तब मिचेल स्टार्क था, ना हैजलवुड था, ना एडन जंपा था उनके पास। तो कौन सी उनकी टीम गई थी? कोई सी टीम गई थी जिनके खिलाफ बाबर आजम चल रहा था। तो अभी इस बाबर आजम का टॉपिक नहीं छेड़ेगा, क्योंकि इस टाइम इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की बात हो रही है। तो क्या शानदार विराट कोहली ने लेके चला। ये जहाँ पे हिटिंग चाहिए थी उसने हिटिंग की, जहाँ पे टीम को चाहिए था थोड़ा ठहर के खेले वहाँ पे उसने ठहर के खेला। उसने दिखा रहा है एक क्लास। लेकिन एंड के ऊपर बैड लक, बहुत ज़्यादा बैड लक हुई कि 95 के ऊपर वो आउट हुआ। नहीं तो आज उसका रिकॉर्ड बन जाना था, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट जाना था, बराबर हो जानी थी सेंचुरीज। और ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली 100 कर जाएंगे, लेकिन पैनिक हुए, थोड़ा सा प्रेशर भी आ गया, क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद प्रेशर में आए हल्का सा और गलत हिट लगा के आउट हो गए। तो लेकिन उन्होंने मैच एक स्टेडिट ख़त्म कर दिया था। इसके अंदर आप जडेजा की भी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि उसने भी बहुत शानदार बैटिंग की। अगर वहाँ पे विकेट जडेजा आउट हो जाते या वहाँ पे विराट कोहली आउट हो जाते तो मैच एक तरफा न्यूजीलैंड लेके जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बहुत समझदारी से दोनों ने बैटिंग की। ये नहीं किसी ने हिटिंग की, सुकून से सिंगल डबल से उन्होंने स्कोर लिया। और इस टाइम अब दोनों टीमों से हमें पता चल गया है कि ये दोनों टॉप की टीमें थी। इनके मुकाबले की अभी कोई ऐसी टीम नज़र नहीं आ रही है। एक साउथ अफ्रीका है, थोड़ा टफ टाइम दे रही है, लेकिन इससे अलावा दोनों में से कोई टीम नज़र नहीं थी आ रही। तो अब 5 में से 5 मैचेस इंडिया अपने जीत चुकी है। इससे हम टॉप पे है, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है। और दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड आज लग रहा था कि ट्रेंट बोल्ट जैसा कि बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे इंडिया को। लेकिन
कोई टफ टाइम नहीं दे सके, बिल्कुल बॉल उनकी कोई ना हिली ना जुली, कुछ भी नहीं, सीधी सीधी बैट के ऊपर बॉल आ रही थी। पता नहीं ड्यू की वजह से ऐसा हुआ, पता नहीं किस वजह से कोई बॉल नहीं थी हो रही। हेनरी ने भी कोई ऐसी खास बॉलिंग नहीं की। तो एक यंग जो कि उनके पास विंदडा आ रहा है, उसने अच्छा खेल गया, अच्छा उसने स्पिन भी कर दी, चले उसके बाद सेंटनर, उसकी जितनी तारीफ करें कम है। आपने देखा होगा उसकी, आप देखते हैं ओवर के अंदर एक बॉल वो 75 के साथ करता है, दूसरी बॉल उसकी 80 में जाती है, तीसरी बॉल 90 में जाती है, वो देख के बॉलिंग करता है। तो आपने अगर पूरे टूर्नामेंट के अंदर प्रॉपर स्पिनर देखना है ना, तो आप सेंटनर को देख सकते हैं। उसने प्रॉपर स्पिन करता है, प्रॉपर, ये नहीं है कि बॉल कभी फुल टॉस फेंक रहा है शदाब की तरह, कभी ओवर के अंदर 2 फुल टॉस फेंक दी, या कंसिस्टेंट एक ही पेस के साथ फेंकी जा रहा है, चौके लग रहे, छक्के लग रहे, वो ये काम नहीं करता। वो जहाँ पे उसे पता है कि भाई यहाँ पे स्लो मारनी है, स्लो करता है। जहाँ पे पेस थोड़ी सी चाहिए होती है वो पेस भी निकालता है। ये नहीं कि सारी बॉलें स्लो मारता है कि अगले बैट्समैन को जज हो जाए, तो वो भी कम है। आज उसने जो आउटस्टैंडिंग जो रन आउट किया सूर्या कुमार यादव को, वो भी हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा, हिस्ट्री के अंदर से याद किया जाएगा। बहुत ही शानदार फील्डिंग आउटस्टैंडिंग हुई। ये है कि कैचेस छूटे, 2 कैच हिटमैन के छूटे, तो वो ने थोड़ा सा महंगा पड़ा है, लेकिन कोई नहीं, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है और सबको पता है ऑफ कोर्स कम बैक करेगी इंशाल्लाह। बाकी आपको जुबैर बताते हैं। आपने देखा है कि ज़रिया आपका इस वक्त गला ख़राब है, क्योंकि ये तो बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोहली सेंचुरी कर चुके हैं, लेकिन हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया और कोहली थोड़ा सा नर्वस 90 होते हुए नज़र आए और उसी का शिकार हो गए वो उसके बाद। लेकिन फिर भी जो भी था, हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बात करते हैं अभी स्टार्टिंग से, कि जैसे बात की है ज़रियाब ने कि सेंटनर की, अभी अगर सेंटनर पे एक जिम्मेदारी थी ना, जैसे हमारे पास एक अगर स्पेशल स्पिनर है तो उसकी एक जिम्मेदारी है टीम में कि मैं ही एक मेन स्पिनर हूँ, मैंने ही कुछ करना है। उस पर जिम्मेदारी थी, उसने परफॉर्म किया और आपको दिखाई भी दे रहा था कि वो डिस्कशन चल रही है। अब केन विलियमसन बाहर से अंदर आ रहा है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद लेथम के साथ डिस्कशन हो रही है, तो वो सबको बता रहा है कि मेरे साथ इस प्लेयर को लगाओ, या जो भी डिस्कशन उनकी आपस में थी, तो वो एक जिम्मेदारी का मुजाहरा है। और दूसरी तरफ हमने हमारे प्लेयर्स को भी देखा, क्योंकि अगर हम क्रिटिसाइज अपने प्लेयर्स को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। तो शादाब को आपने देखा होगा, शादाब की लेंथ इस वक्त सबसे जो मेन इशू है वो उसकी लेंथ है। कभी फुल टॉस, ज़्यादा से ज़्यादा फुल टॉस फेंक देता है वो, और उसके अलावा उसकी लेंथ नहीं सेट हो रही। और हमें चाहिए, अभी जो पूरे वर्ल्ड कप में जो 5-5 मैचेस के बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि बॉल स्लो फेंकनी चाहिए स्पिनर्स को। स्लो बॉल ही ग्रिप करती है स्पिनर की, फास्ट बॉल ग्रिप नहीं करती। उसमें से एक आधी, जैसे आज आपने सेंटनर को, इन्हें सीखना चाहिए सेंटनर से, जैसे 2 बॉल उसने फास्ट फेंक दी और एक वो उसने ग्रिप करने के लिए स्लो बॉल फेंक दी। सेंटनर गेम के अंदर इन थे, लेकिन उनकी जो फास्ट बॉलिंग ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे कि उनका एक सिग्नेचर मूव है ट्रेंट बोल्ट का और शाहीन अफरीदी का, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड अंदर को इन स्विंग करते हैं एक राइट हैंडेड बैट्समैन को, तो उनके लिए वो मुश्किल आती है। हमने देखा, जैसे ज़रिया ने आपको बताया कि वो दिखाई नहीं दिया ट्रेंट बोल्ट ने, हालांकि ट्रेंट बोल्ट ने लास्ट पे प्रेशर डाला प्लेयर्स पे, लेकिन आपको पता है कि कोहली खड़े थे, तो जब कोहली खड़े हों चेज़ करने के लिए, तो फिर आप आंखें बंद भी कर लोगे तो चेज़ तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई शक अब बचा नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान के मैचेस भी कुछ बचे हैं, पाकिस्तान से उम्मीद तो है, उम्मीद तो लगानी पड़ती है, अपनी टीम है। और इंडिया तो इस वक्त क्वालिफाइड ही है सेमीफाइनल्स के लिए, मुझे नहीं लगता वो रुकेंगे भी अभी फाइनल्स तक भी। और इस न्यूजीलैंड पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर रन्स करती है तो श्रीलंका वाली टीम से थोड़ा हिचकिचाती भी है। श्रीलंका वाली टीम उनको लंबा चेज़ करने की कोशिश भी कर लिया था जब उनका मैच हुआ था, तो देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। नेदरलैंड जैसी टीम्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हम तो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप अच्छे से अच्छा हो, जो भी हो, हर मैच अच्छे से अच्छा हो और हमें देखने को मिले वर्ल्ड कप के अंदर। और बाकी जो कारकर्दगी है उनकी मैनेजमेंट की, इंडियन मैनेजमेंट की, वो भी हमने देखी है आजकल, उसके शॉर्ट्स भी इंशाल्लाह आएंगे, अपलोड करेंगे। तो बाकी अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सुबह मैच है चेन्नई के अंदर, तो प्रॉपर एक स्पिन ट्रैक है, उनके पास प्रॉपर स्पिनर है, मुजीब है, राशिद है, तो नबी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए ये मैच भी।
पाकिस्तानी टीम हल्की सी प्रेशर के अंदर भी होगी, क्योंकि अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हार के आ रही है, उसके बाद इंडिया के खिलाफ आ रही है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होगी, उसने इंग्लैंड जैसी टॉप क्लास टीम जो कि वर्ल्ड कप 2019 का जीत चुकी है उसको पकड़ा हुआ है। और बाकी अब नज़र तो देखते हैं कि कल क्या होगा। अब मैं बाकी जो चेंज नज़र आ रही है ना टीम के अंदर, मैं सजेस्ट यही कर रहा हूँ कि आगा सलमान को अब मौका दे जाना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर बैट्समैन है। नवाज जिस तरह की नवाज बॉलिंग करता है उस तरह की आपको चाचा भी करके दे देगा, जो कि हमारा इफ्तिखार चाचा बहुत मशहूर है। तो उससे मेरे हिसाब से उससे अच्छी बॉल फेंकेगा वो, और साथ आगा सलमान भी, दोनों मिलके 10 ओवर डाल लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी उसामा मीर को एक दफ़ा फिर रिटेन करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा प्रेशर आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके ऊपर कैच ड्रॉप हुए थे, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर जहाँ पे उन्हें फेंकनी चाहिए थी बॉल वहाँ पे नहीं से फेंक सके। तो ये बाकी एक टफ कॉल बहुत ज़्यादा ये है कि अब ओपनर हमारे ने स्कोर किए है, तो अब हमारे पास फ़खर जमान जैसा प्लेयर डग आउट में बैठा हुआ है, क्या हम अमाम की जगह से चांस देंगे? क्या हम एक पावर हिटर के साथ जाएंगे, या एक दफ़ा फिर हम एक पर्ची के साथ जाएंगे? अब आप ये कहेंगे कि भाई उसने लास्ट मैच के अंदर स्कोर किया है, तो लास्ट मैच के लिए उसने हमारे लिए स्कोर नहीं था किया, वो अपनी जगह पक्की की थी सबने। ये स्कोर अगर वहाँ हमारे लिए होता ना तो 71 बालों के अंदर कम से कम 90 स्कोर होना चाहिए था, कम से कम। आपको देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए माश, जो कि उन्हें माश का कोई कैच नहीं था छूटा, वार्नर का चलो कैच छूट गया था, 2 कैचेस छूटे थे। आपके अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला, आपके मामूल हक को मौका मिला, तो आप दोनों ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। तो आपको ये बात नहीं बिल्कुल करनी चाहिए कि एक कैच छूटा तो इसकी वजह से ये हो गया। तो उसके अंदर स्पेशली मुझे बाबर आजम के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि जब उन्होंने हमें ऐसा बयान दिया कि ये जो जब आप वार्नर का कैच छोड़ेंगे फिर आपको पे तो करना पड़ेगा, तो एक कैप्टन के लिए ऐसा सूट नहीं करता। बाकी आपको डिटेल के अंदर इसके ऊपर वीडियो मिलेगी शॉर्ट्स के अंदर, तो आपको मिलते हैं सुबह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के अंदर। तब तक के लिए तो ये इजाज़त दे हमें, अल्लाह हाफिज़।